बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अभी उस खबर ये है कि पार्लियामेंट का आज मुश्तरका इजलास और हुकूमत अपनी 1 साल की जाली कारकर्दगी पेश करने जा रही है। हमने पिछले 3 वर्षों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदानों में देखा, जहां पर हुकूमत उनके ऊपर फस्तायत बरतती है और इन मैदानों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला ताकतवर हलकों से था, जाली हुकूमत से था, फस्तायत से था। इन्हीं मैदानों में गोलियां चलाई गई और पाकिस्तान की आवाम को दबाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जंग मैदान से ऐवान में चली गई है। जो एहतजाज अब मैदानों में हो रहा था, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुश्तरका इजलास में ये एहतजाज करने जा रही है। ख़ास बात ये जी कि ज़रताज गुल आज उनकी सदारत में अपोजिशन लॉबी में जी इजलास होगा और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि हिकमत अमली क्या है। और ख़ास बात इस एहतजाज की ये है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को खुसूसी तौर पर जी इसकी दावत दी गई है। इसके अलावा तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी इसके अंदर शामिल होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की तमाम असम्बलीज़ के स्पीकर्स, वज़राए आला, सूबाई गवर्नर्स भी इस इजलास के अंदर उन्हें मदऊ किया गया, क्योंकि पाकिस्तान की कारकर्दगी का मामला है तो पूरी शान के साथ ये स्टेज जो है वो सजाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी तैयारी मुकम्मल कर ली है और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में ये एहतजाज तीनों जो मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं उनकी मौजूदगी में रिकॉर्ड करवाया जाएगा और इसके साथ साथ गैर मुल्की सफ़ीर भी मौजूद होंगे। और इस प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया को ये पैगाम जाएगा कि जिस तरह से ये हुकूमत जाली है ना, उसी तरह से ये कारकर्दगी भी जाली है और ये हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ फजल रहमान साहब से राब्ते तेज़ हो गए हैं और जितनी दफ़ा भी इमरान खान की अपने पार्टी के कायदीन से मुलाकात हुई तो इमरान खान ने हर मुलाकात के अंदर तमाम लोगों को मुखातिब करते हुए यही कहा कि मुझे बताएं कि तमाम अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस तैयार हुआ कि नहीं हुआ, आपने लोगों से राब्ते की और क्या कहा है पार्टी के मुख्तलिफ लोगों ने जिनसे आप राब्ते कर रहे हैं। तो फजल रहमान साहब के हवाले से जी हर मुलाकात में इमरान खान को ब्रीफ किया जाता है और इमरान खान क्यों चाहते हैं, वो इसलिए चाहते हैं कि अपोजिशन की तमाम आवाज़ों को इकट्ठा करके शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिराया जाए। आपसे कुछ ही देर पहले पॉलिटिकल कमेटी का जी इजलास ख़त्म हुआ है और कमेटी में बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, सब ने यही खबर दी है कि फजल रहमान के हवाले से इमरान खान का बार बार ये सवाल है और अब असद कैसर साहब ये पैगाम लेकर जा रहे हैं कि वो इस एहतजाज में शामिल हो। आपने गौर किया हो फजल रहमान साहब जब वो पाकिस्तान वापस आए हैं उम्रे से, तो उन्होंने आते ही अमन की बात की है और इमरान खान भी यही पैगाम दे रहे हैं कि अगर तमाम जमातें अपोजिशन की इकट्ठी ना हुई तो मुल्क में अमन नहीं आएगा और जमहूरियत तो आप फिर भूल जाएं। तो इसलिए ये जमहूरियत और पाकिस्तान में अमन की जो ज़रूरत है इस वक्त, उसके लिए ज़रूरी होगा कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं। कामरान मुर्तज़ा साहब ने जी एक कंपैरिजन किया है पाकिस्तान में जो आज के हालात हैं, पाकिस्तान में फस्तायत जिस तरह से हर आपको लेवल पर नज़र आएगी, बोलने पर पाबंदी है, जो सच बोलता है उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। कामरान मुर्तज़ा साहब ने जिसका कंपैरिजन किया, मुशर्रफ साहब के दौर पे हमने भी जी वो दौर देखा, हमने भी खाई और पुलिस का क्रैकडाउन हमारे ऊपर भी हुआ, लेकिन इतनी सख्तियाँ मुशर्रफ साहब के दौर पे भी नहीं थी। और यही कामरान मुर्तज़ा साहब जो है वो बात कर रहे हैं कि मुशर्रफ का दौर कई गुना ये दौर जो है उससे बदतर है। हर शख्स कह रहा है कि मौजूदा ऐवान को कोई बाहर का बंदा चला रहा है, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और ये मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ था। आपको पता ना कि उस वक्त जजेस पीसीओ के जजेस थे, फिर बहुत कुछ और भी हमने होते हुए देखा, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने उस निज़ाम के ख़िलाफ़ जब आवाज़ उठाई तो उन्हें एहतजाज का हक था। ऐसा नहीं था कि आप लोगों को पंजाब के अंदर बाहर निकलने की इजाज़त नहीं हो और हर इलाके के SHO को आप कहें कि जब भी कोई बाहर निकले उसके ऊपर आपने मुकदमात दर्ज करने हैं, मुकदमा नहीं मुकदमात दर्ज करने हैं। तो ये हमने मुशर्रफ साहब के दौर में भी ऐसा होते हुए नहीं देखा। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने जी इसी दौर के हवाले से एक स्टेटमेंट जारी किया और ये क्योंकि फजल रहमान के कैंप से ताल्लुक़ रखते हैं और ये इनकी सोच नहीं है बल्कि फजल रहमान साहब के कैंप के अंदर भी आपको इसी तरह की सोच मिलेगी। लेकिन फजल रहमान जो इस वक्त गलती कर रहे हैं वो भी नवाज शरीफ के नक्शे कदम चलते हुए, ज़रदारी साहब के नक्शे कदम चलते हुए अपने बच्चों की सियासत को बचा रहे हैं। इन दोनों पार्टीज़ के अंदर हो रहा है ना कि ट्रांजिशनल पीरियड पहला क्या था कि बच्चों को सियासत मुंतकिल करनी है, अब अगला ट्रांजिशनल पीरियड ये है कि बच्चों की सियासत को हमेशा के लिए बचाना भी है।
تو فضل الرحمان صاحب اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ کھل کر عمران خان کے ساتھ ابھی تک شامل نہیں ہوئے۔ حافظ حمداللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس ملک کا وزیر اعظم اور وزراء مجبور ہوں وہاں کا آئین قانون پارلیمنٹ بھی مجبور ہوتا ہے۔ جب آئین قانون پارلیمنٹ مجبور ہوں تو پھر ملک مفلوج ہو جاتا ہے، اور مفلوج ملک کس طرح ترقی کرے گا؟ وہ ملک پھر آئی سی یو میں ہوتا ہے۔ اور اس تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے ترجمان ہیں اخوند زادہ حسین صاحب، یہ وہی دوست ہیں جنہوں نے جب قومی کانفرنس اسلام آباد میں تمام ہوٹلز کو پابند کر دیا گیا کہ یہ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے، تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے جگہ بھی ڈھونڈ لی ہے اور ہم آپ کو کل قومی کانفرنس کر کے دکھائیں گے، اور پھر وہ قومی کانفرنس ہوٹل کی لابی میں ہوئی، دروازے توڑ کر، تالے توڑ کر یہ اندر گئے اور انہوں نے یہ کانفرنس کر کے دکھائی۔ 3 چیزیں جی اسی پلیٹ فارم سے بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی چیز کہ اڈیالہ کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ پاکستان کے ادارے۔ خان صاحب نے کئی دفعہ کیمروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ جو کرنا چاہیں کر لیں لیکن میں ڈیل قبول نہیں کروں گا، اور جتنی آفرز آپ بھیج رہے ہیں اس کا بھی انشاءاللہ حساب ہوگا، اور یہ آفرز اور یہ ڈیلیں کبھی بھی آپ مجھے منانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ فیصلے جو تھے وہ پڑھ کر سنائے گئے، فیصلے ہوئے نہیں ان ججز کی طرف سے۔ خان صاحب ہمیشہ کیمروں کی طرف دیکھ کر یہ بات کرتے ہیں۔ دوسری چیز، علامہ ناصر عباس لیبیا سے جی قرآن مجید کا ایک نایاب نسخہ لے کر آئے، لیکن جیل انتظامیہ نے یہ نسخہ جو تھا وہ عمران خان تک پہنچانے کے حوالے سے انکار کر دیا۔ تو آپ اس سے زیادہ ظلم کیا دیکھیں گے کہ قرآن مجید ہے، آپ نے پڑھنا ہے، لیکن یہ بھی خطرہ ہے کہ قرآن کے اندر کوئی ایسا پیغام تو نہیں ہے چھپا کر بھیجا جا رہا، تو یہ قرآن کا نسخہ عمران خان تک نہیں پہنچایا گیا۔ اب دوسری طرف جو احتجاجی کیمپ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، آپ نے کچھ دن پہلے یہ خبر ضرور دیکھی ہوگی جس میں کہا گیا کہ خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے کہا کہ آپ اڈیالہ کے باہر دھرنا دیں۔ تو دھرنے کے حوالے سے پارٹی کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور پارٹی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی۔ اخوند زادہ حسین یہ کہتے ہیں کہ اگر قیادت اڈیالہ جیل کے باہر احتجاجی کیمپ کا اعلان کرتی ہے تو تمام لوگ اس کیمپ میں جانے کے لیے بے صبری سے تیار ہیں اور ہمیں ان پر پریشر بڑھانا ہوگا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک تقسیم پائی جاتی ہے، اور میری جب بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی تھی وہاں پہ لوگوں سے بات ہوئی تو یہ سوال رکھا گیا کہ جناب اگر ہم جا کر دھرنا دیتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ ہمیں روکا نہیں جائے گا، اور جب روک لیں گے تو عین ممکن ہے گرفتار کر لیا جائے، اور یہ سینسٹیو ایریا ہے۔ یہ کیٹیگوریکلی لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ سینسٹیو ایریا ہے اور لوگ ہمیں گرفتار ہر صورت کریں گے اور وہ کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے، تو لہٰذا ایک کوشش کر کے دیکھ لیں، اس کے بعد گرفتاری اور پھر کیا فائدہ ہوگا۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کے پی کے ساؤتھ بیلٹ کے تمام اضلاع میں لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھا لیے کیونکہ ان کا اپنے اداروں سے آہستہ آہستہ اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی آواز، ایک ایسی شخصیت جو اس وقت جیل میں بیٹھی ہے اسے رہا کیا جائے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنے کے لیے عمران خان سے بہترین آپشن اس وقت آپ کے پاس موجود نہیں ہے اور شاید کبھی آئے گا بھی نہیں۔ خان صاحب رہا ہوتے ہیں، پالیسی ان کی ہوگی، پشتونوں سے بات کریں، بلوچوں سے بات کریں، اور پھر اکراس دا بارڈر اگر آپ کو وفود بھیجنے پڑتے ہیں تو اس کا پائیدار اور ہمیشہ کے لیے حل نکالا جائے، کیونکہ ہم ہر 4 سال بعد 5 سال بعد پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ایک لہر دیکھتے ہیں۔ ہماری پالیسیز کیا ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آپریشن کریں اور لوگ بھاگ جائیں اور پھر آپ کہیں گے جی امن آ گیا، 4 سال بعد 3 سال بعد دوبارہ سے وہی حالات ہوتے ہیں۔ تو اس کا آپ کو پائیدار امن کا جو حل ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسی شخصیت جو تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر سکے۔ عمر ایوب صاحب کی گفتگو بھی جی بڑی امپورٹنٹ ہے اسی تناظر میں، چونکہ پاکستان تحریک انصاف جو احتجاج کرنے جا رہی ہے، ملک کے حالات، پاکستان میں جمہوریت اور امن کی جو سچویشن ہے اس کے مطابق یہ حکمت عملی طے کی گئی ہے۔ عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اختر مینگل صاحب کی جنہوں نے مثال دی، وہاں پہ وہ دھرنا دے کر بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے قبیلے کے لوگوں کو تقریباً 1000 کے قریب لوگوں کے اوپر جو ہے جی پرچہ دیا گیا، اور ایز اے پروٹیسٹ وہ وہاں پر تھانے میں بیٹھے ہیں پچھلے 8-9 دن سے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے گرفتار کرو۔ اور پاکستان کے وہ مسائل جس کے اوپر آپ کو ہنگامی بنیادوں پر پالیسی بنانی پڑے گی، ایک تو مسنگ پرسنز کا کیس ہے جہاں سے تمام مسائل آپ کو بلوچستان کے جڑے ہوئے نظر آئیں گے، یہ چیف جسٹس کے سامنے بھی رکھا گیا لیکن شاید ان کے پاس بھی اس کا حل نہیں ہے۔ اور پھر ملک کی معیشت جو ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہو رہی ہے۔ پاکستان کے اندر تو آپ نے سرمایہ کاری لے کر آنی تھی لیکن فگرز آپ کو کچھ اور بتاتے ہیں۔ آپ پروگرامز بناتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں اور ان کو بڑا سنوار کر پاکستان کے میڈیا کے ذریعے عوام کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، لیکن
ان प्रोग्राम्स के अंदर पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है, ये सिर्फ आपको कागज़ पर नज़र आएंगे। इसको मटेरियलाइज कैसे करना है, बनाना कैसे, सरमायाकारी को सिक्योर कैसे करना है, ये पाकिस्तान की हुकूमत के पास जो है ये कोई प्लान नहीं है। रुपए की कदर में जी जो कमी है वो 4,000 रुपये का नुकसान हुआ, रुपया नीचे गया, साथ आपको उसका नुकसान हो जाता है। मुल्क के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में करप्शन जो है वो बढ़ गई है। गुज़श्ता 2 सालों में, गौर से सुनिएगा जो फिगर्स शेयर की हैं, गुज़श्ता 2 सालों में मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं हुई और मजीद 2 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। 2 सालों में 20 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर गए। एक बहुत बड़ी हिजरत है जो पाकिस्तानियों ने अपने वतन को क्यों छोड़ा, ताकि एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश और फिर बेहतर मुस्तकबिल उन्हें मिल सके। इसका नतीजा क्या निकला कि 20 लाख लोगों के जाने से 27 अरब डॉलर का कैश मुल्क से चला गया। पाकिस्तान से पैसा जी बाहर चला गया। और उसका एक और नुकसान क्या हुआ, हम IMF से जाकर क्या डिमांड कर रहे हैं कि भाईजान सिर्फ 1.5 अरब डॉलर का सवाल है, और ये पाकिस्तान के वो लोग जिनको आपने संभाल कर नहीं रखा, ये आपकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी साबित हो सकते थे, लेकिन आपने अपनी पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो बेहतर मुस्तकबिल आवाम का होना चाहिए, लोगों को जब नज़र नहीं आएगा तो वो फिर सर यहाँ से हिजरत ही करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जी 1100 अरब डॉलर के वाजबात हैं जो अभी तक अदा नहीं किए गए। ये तमाम बातें उमर अयूब साहब ने की, और यही वो कल अली मीन गंडापुर कह रहे थे ना कि हमारा हक अगर नहीं मिला तो हम ईद के बाद मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ, और फिर आप इस मार्च को रोक नहीं सकेंगे। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ पर ये हिकमत अमली तय कर रही है कि हमने रियासत को अपनी बात मनवाने के लिए किस तरह उन पर दबाव बढ़ाना है, असम्बली के अंदर एहतजाज होगा, असम्बली के बाहर एहतजाज होगा, पंजाब को एक्टिव किया जा रहा है, और दूसरी तरफ अडयाला के बाहर भी प्रेशर जो है बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और व्यूअर्स, आपको मैं ये भी खबर दूं कि शेर अफजल मरवत साहब का जी एक इंटरव्यू है, और इस इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर खुलकर तनकीद की है। वो क्या कहते हैं कि PTI का जी मसला ये है कि वो एक फैसले पर टिकती नहीं। इमरान खान को नामाकूल मशवरे दिए जाते हैं, नामाकूल मशवरों की वजह से गलत फैसले हो रहे हैं। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से मायूस हूँ। मैं खुद को PTI में ही समझता हूँ। जिन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया और पैसे लिए वो पार्टी में मौजूद हैं। साजिशें करने वाला फितना ग्रुप पार्टी में गलत फैसले करवा रहा है। पिछली दफ़ा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MNAs को 2-2 अरब की ऑफर्स हुई। मैंने अपना पैसा इमरान खान के लिए कुर्बान कर दिया, और MNAs को पैसों की ऑफ़र हो रही है। मैंने इमरान खान के लिए 2 अरब छोड़ दिए। उनकी नशिस्त पर पैसा लेना मेरे लिए हराम है। अगर पीपल्स पार्टी अपने मौके पर डटी रही तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, और फजल रहमान इनकलाबी बनने की तवक्को आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। और अब शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं। पहले तो था ना कि ज़रा खामोशी से, लेकिन अब तो वो नाम लेकर तनकीद करते हैं। और वो लोग जो इमरान खान से मिलते हैं जाकर, जिनमें सलमान अकरम राजा बाकी लोग भी हैं, वो ये समझते हैं कि इनकी वजह से उन्हें पार्टी से बार बार निकाला जाता है, और इमरान खान जिस तरह से उन पर तनकीद करें इसकी वजह ये लोग हैं। अब तो खैर उन्होंने इमरान खान के ऊपर भी तनकीद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शुरू कर दी है, और उनके फैसलों पर तनकीद आपको शेर अफजल मरवत करते हुए नजर आएंगे। व्यूअर्स, हाई कोर्ट से एक और भी खबर है। खान साहब की जो जमानत की अपील थी हाई कोर्ट में जनवरी में इसको दायर किया गया, लेकिन 2 माह गुजर जाने के बावजूद इसे फिक्स नहीं किया गया। आमतौर पर ये जो जमानतें होती है ना, इसे अर्जेंट बेसिस पर लगाया जाता है। और ज़मानत की दरख्वास्त का मकसद क्या होता है कि जनाब जिसको आप पकड़ कर लेकर आए, जो जेल में कैद है, वो नाहक कैद है, उसे रिलीज़ किया जाए, और वो इस वक्त नाहक इस वक्त कैद काट रहा है। लेकिन यहाँ पर 2 माह से ये फैसला ही नहीं हो सका कि इसे लगाना है या नहीं लगाना। आलिया नीलम साहिबा हाई कोर्ट ऑब्वियसली, और ये काजी साहब ने जाते जाते पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को जो तोहफा दिया उसके समरात आपके सामने आज जो कुछ हो रहा है। और ये जो म्यू अस्पताल का वाकया ना, इसमें लोगों की नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। आमतौर पे हम जितने बेहिस हो चुके हैं ना, ऐसे वाकयात होते हैं, लोग 2-3 दिन इस पर बात करते हैं लेकिन खामोश हो जाते हैं। लेकिन आज भी लोग अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं और अपने सीनियर से सवाल कर रहे हैं कि जिसका कसूर था आपने क्यों नहीं बताया कि म्यू अस्पताल के अंदर बकाया जात नहीं दिए गए, जिसकी वजह से वहां पर अद्वियात की कमी है। और इसमें 2 लोग हैं जी कसूरवार, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। एक तो सेक्रेटरी साहब हैं और एक दूसरे आपके वजीर साहब थे जो वहां पर मुकम्मल खामोश खड़े रहे, और उन्हें सारा मलबा जो था वो MS के ऊपर डलवा दिया और उसे नौकरी से फारिग कर दिया जाता है। अब डॉन ने जिसके ऊपर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की और कुछ खबरें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तिब्बी बरादरी ने वज़ीर आला के तर्ज अमल पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया
और इसे पेशे के तकद्दुस के लिए एक धचका करार दिया। तिब्बी बरादरी का कहना है कि इस वाक़े से पंजाब के वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और सेक्रेटरी सेहत अजमत महमूद की नाअहली खुलकर सामने आ गई, जिन्होंने गुज़श्ता 2 साल में म्यू अस्पताल को दरपेश माली बुरहान के बारे में हुकूमत को और अवाम को गुमराह किया। अब हुआ क्या जी कि इन्होंने चंद माह के अंदर 5 दौरे किए हैं। ये जो मिनिस्टर साहब हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ये साद रफ़ीक के भाई हैं। इन्हें बताया गया कि अस्पताल के हालात ठीक नहीं है और इसका कुछ करें। इसके बाद सेक्रेटरी साहब ने भी ये काम किया, वो भी दौरा करते हैं, वहाँ भी इनको शिकायत लगाई गई। और जब ये इस्तीफ़ा डॉक्टर फैसल ने इनको दे दिया था तो इन्होंने एक ख़त लिखकर नाराज़गी का इजहार किया कुछ रोज़ पहले इस दौरे से, और फिर उसके बाद ये जो इस्तीफ़ा है वो आता है, उसे वो कबूल नहीं करते। और इस पे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जी अहदेदार हैं डॉक्टर मलिक शाहिद शौकत, उन्होंने कहा कि ये वाक़या डॉक्टर बरादरी के लिए एक डरावना ख्वाब है और सेहत के शोबे में गवर्नेंस मॉडल पर एक दाग है। उन्होंने ये भी कहा कि मेडिकल असातिज़ा की तौहीन और वज़ीर आला पंजाब के सामने दीगर सीनियर प्रोफेसर्स की खामोशी से जाहिर होता है कि सेहत का पेशा बदतरीन सतह पर पहुँच चुका है। सर, जिसको डॉक्टर बनने का शौक़ था और डॉक्टर नहीं बन सकी शख्सियत, और फिर वो आकर जिन लोगों ने अपनी सारी उम्र दे दी। मुझे तो दुख इस बात का होता है कि डॉक्टर बनने में आपकी ना सारी उम्र लग जाती है, और ये एक ऐसा शोबा है कि आपको मुसलसल पढ़ना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप MBBS कर लेते हैं तो फिर आप हमेशा के लिए आपकी नौकरी और आपकी रोटियां पकी हो गई। आपको फिर उसके बाद मज़ीद पढ़ना पड़ता है, पोस्ट ग्रेजुएट है, स्पेशलाइजेशन है, और ये सिलसिला रुकता नहीं है। लेकिन एक वज़ीर आला जिसके पास अवामी मैंडेट नहीं है, वो आती है, अपना गुस्सा निकालती है और उसके बाद चली जाती है, और इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। डॉन ने जी एक और भी बात इसके अंदर रिपोर्ट की है कि मरीम नवाज का ख्वांचा फरोशों को मॉडल रेडियां देने का मंसूबा करप्शन की जद में आ चुका है। अब ये गौर करें कि आहिस्ता आहिस्ता ना आप कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये कोशिश किस तरह से पाकिस्तान की आवाम को इसके समरात मिल रहे हैं। करोड़ों की दिहाड़ियाँ लगी हैं, ये डॉन अखबार ने इसको रिपोर्ट किया। 98,000 में रेडी देने वाली कंपनी की पेशकश नज़रअंदाज की गई। इंतज़ामिया ने 1,49,000 में फ़ी रेडी का ठेका दिया। दूसरी कंपनी ने पहली कंपनी से ही 98,000 में फ़ी रेडी खरीद कर हुकूमत को 1,49,000 रुपये में जो है वो चिपका। तो दोस्तों, ये हो रहा है हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में। और अब एक और डॉक्टर जो है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उसने एक वीडियो बनाई जिसमें मरियम के हवाले से तनकीद की जाती है। डॉक्टर शहरियार ने जी वज़ीर आला के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज तहरीर करके तज़हीक अमेज़ वीडियो अपलोड की ताकि अवाम के अंदर हुकूमत के खिलाफ नफरत पैदा हो और अवाम अपनी हुकूमत पर एतमाद खो बैठे। तो ये सर हमारे मुल्क के अंदर मुकदमात हो रहे हैं, यानी फस्तायत आपको इस लेवल तक नज़र आएगी, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जी एक सोच है कि आपने इमरान खान को बाहर नहीं आने देना, और अगर वो बाहर आएगा तो उनकी मर्जी से और उनकी डील लेकर आएगा, वैसे बाहर नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली ये आगे आपको रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। डॉक्टर शहरियार की वीडियो में क्या था? वीडियो में कहा कि आप अपनी इज्जत नहीं करवाएंगे तो इज्जत नहीं मिलेगी, स्टैंड नहीं लेंगे तो आपको इज्जत कैसे मिलेगी, ना आपको दवाइयाँ मिलनी है, उस्तानी आपकी बेइज्जती कर जाती है और आप चुप करके सुनते रहते हैं। ये उनके अल्फाज थे, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ। अब डॉक्टर शहरियार नियाजी कौन है जी? डॉक्टर अरसलान खालिद का आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को जी देखते रहे हैं। उन्होंने जी एक ट्वीट में कहा कि डॉक्टर शहरियार नियाजी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में मेरे 4 साल जूनियर थे। उन्हें हमेशा आवाम के हक में बात करते हुए देखा। कुछ हवाले से उनकी तहरीक इंसाफ की पंजाब में हेल्थ पॉलिसी से इख्तलाफात भी थे, लेकिन उन्होंने इसका बरमला इजहार किया। तो ऑब्वियसली अगर किसी ने देखा होगा ना कि चेक कराओ जी या ताल्लुक की दिन हाल है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ निकला, तो उसके बाद ये मुकदमा जो है वो आपको नजर आता है। और फिर आखिर में मैं आपको ये खबर दूं कि इस्लामाबाद में खवातीन पर तशद्दुद किया गया। एक वीडियो वायरल है जी, और बताया जाता है कि ये वाक़या 23 फरवरी का है, लेकिन वीडियो आज सोशल मीडिया पर नजर आई, और एक शख्स जो है वो 2 खवातीन को बालों से घसीट रहा है, और घसीटने के बाद उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाता है। अब ये जिस शख्स ने सब कुछ किया, उसका गाड़ी का नंबर सब कुछ जो है वो नोट किया जाता है, पुलिस आती है और फिर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अब ये इस वक्त जुडिशल रिमांड पर है। ये आपको पाकिस्तान की सड़कों पर होता हुआ नजर आएगा। हमारे मुल्क के अंदर जिसका जोर चलता है, चाहे वो सड़क पर कोई बदमाश हो, इस तरह से वो तशद्दुद का निशाना बनाएगा किसी को भी, और कोई उसको पूछने वाला नहीं है। ये हमारी शायद एज अ कौम शायद ऐसी ट्रेनिंग है। हुक्मरान है, वो किसी को भी कहते हैं कि शुक्र करो मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करवा लिया, हालांकि उसका मैंडेट नहीं था। आप इंक्वायरी करवा सकते हैं और उसका एक तरीका कार है, और आप खुद एक्सपोज हो रहे हैं। आप किसी को एक्सपोज नहीं कर रहे, आप इस निज़ाम को ठीक नहीं कर रहे, आप खुद एक्सपोज हो रहे हैं।
اور یہ نا تجربہ کاری ہے. نظام کو کیسے چلایا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے, یہ تمام ایگزامپلس. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے دوپہر میں ملاقات ہوگی. امریکہ سے ایک انتہائی اہم انٹرویو جو میں نے کیا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ سے کتنی ملاقاتیں ہوئی اور کیا پیغام دیا گیا, یہ آپ کو دوپہر والی ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.